चलो तो इससे ऐसी वाला झमेला फिर से शुरू हो गया। क्या ऑन करना है कि नहीं करना है, पहले डिसाइड करो तुम लोग। ऑन है ना? गेम इज ऑन। अच्छा, किसका डायलॉग था ये, गेम इज ऑन? तुम पाकिस्तानी चैनल भी देख रहे हो? नहीं नहीं, किसी का ये टैगलाइन भी है, गेम इज ऑन। पबजी का है? नहीं नहीं, पबजी का नहीं है वो। नहीं, किसी मूवी में वो बोलता है गेम इज ऑन, या किसी का टैगलाइन था, आई एम फॉरगेटिंग दैट थिंग। ठीक है चलो, अब तुमने अपना इन्फॉर्मेशन दिया। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करके मत देखो अभी कि है कि नहीं है, वो बाद में देख लेना। ठीक है, मैं भी देख लूंगा क्या है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करें। ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस बिकॉज। तेल का अधिक होता है कि पानी का अधिक होता है? तेल से। देखो अच्छा, किसी को ऑप्शन बी लग रहा है क्या? हाँ। हाँ जी। देखो, अगर सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन होता दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है, केवल फ्लोट्स की बात होती है कि नीचे नहीं डूब रहा है, उस कंडीशन में आपका ऑप्शन भी करेक्ट जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्प्रेडिंग की, तो कहीं पे भी अगर किसी भी चीज की भी बात होगी कि स्प्रेड कर रहा है या कि वो सिकुड़ रहा है, इन दैट केस यहाँ पे आपको सरफेस टेंशन का रोल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम समझ लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन होता क्या है जनरली? ये एक तरीके से एक फोर्स है जो आपका कोई भी जब सब्सटेंस आपने रखा हुआ है उसके ऊपर वाले लेयर पे लगता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, सिंपल सा इसके पीछे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। लेट सपोज कि इसमें आपने वाटर रखा हुआ है। अब वाटर क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अगर यहाँ पे किसी मॉलिक्यूल की अगर बात करो जो वाटर के बीच में है, नीचे में है, उस केस में क्या हो रहा है कि वाटर्स में या किसी भी सब्सटेंसेज में आपको दो तरीके की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो दो फोर्सेज हैं, एक है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ध्यान रखना, जो कोहेसिव फोर्स है ये काम करेगा बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि वाटर के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज द कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स होता है बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल्स, यानी यहाँ पे लिक्विड वाटर और यहाँ पे ये जो टब है या जो भी मटेरियल है उसके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा एडहेसिव फोर्स। तो दो तरीके की फोर्सेज हम डील करते हैं जब हम सरफेस टेंशन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में इस पे क्या हो रहा है कि इस पे कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसके वजह से ये मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में बराबर फोर्स के साथ इसको खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन जब आप जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, वो सरफेस सरफेस पे है। अब क्या होगा कि इसको खींचने के लिए इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, बट ऊपर के डायरेक्शन में वाटर नहीं है। ऊपर के डायरेक्शन में इस रीजन में अगर मान लो मैं सर्कुलर ऐसे ड्रॉ करूं तो इस रीजन में नाउ हियर इज एयर। ठीक है, तो नीचे में तो इसका कोहेसिव फोर्स लग रहा है लेकिन उसके ऊपर एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है क्योंकि एयर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब क्या होगा कि इस पे एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, क्योंकि एयर वैसे भी डेंस कम होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है तो उतना खींच नहीं पाएगा। तो एक नेट फोर्स नीचे की ओर काम करती है। अब क्या होगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सरफेस पे होंगे वो क्या करेंगे, उन सब पे एक नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ऑल विल ट्राई टू कम डाउन, वो सब चाहेंगे क्या कि मैं नीचे की ओर जाऊं। और जब ऐसा वो करते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। यही जो फोर्स प्रोड्यूस है इसी को कहा जाता है सरफेस टेंशन फोर्स, जो आपका प्रोड्यूस होता है। और ये सरफेस टेंशन ऐसे काम करता है जैसे कि अगर आप किसी चीज को टेंशन फोर्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में भी कि किसी चीज को जब आप खींचते हो
तो उस पे हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन फोर्स लग रहा है, इस पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, यहाँ पे नॉट टेंसाइल, टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन जो है ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि आपने इस लेयर को जैसे कि स्ट्रेच करके रखा हो, उसमें जैसे अपना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काम करेंगे, उसी तरीके का फोर्स यहाँ पे भी काम करता है, एंड दैट इज नोन एज द सरफेस टेंशन। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो। दूसरी यहाँ पे एक और शब्द आता है जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे इनका आप मान लो कि इसमें इसको मूवमेंट कराना चाहो, यहां से इसको, इस थिन फिल्म को आप ऊपर खींचना चाहो, तो यू नीड टू डू सम वर्क, क्योंकि यहाँ पे टेंशन है उसमें ऑलरेडी। तो फिर यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। वी विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट एक सिंपल सा ये चीज याद रखना कि कोई भी सरफेस एनर्जी जो है वो हमेशा, कोई भी आपका मान लो बॉडी हो या कोई भी फ्लूइड हो, कुछ भी हो, वो हमेशा चाहती है कि मेरा सरफेस एनर्जी जो है वो मिनिमम हो। और मिनिमम होने के लिए वो क्या चाहती है कि उसका जो सरफेस एरिया है उसको वो मिनिमाइज करे। हमेशा इट विल ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया मिनिमाइज करेगा तभी उसका सरफेस एनर्जी कम होगा, और सरफेस एनर्जी जितना कम होगा उतने वो स्टेबल स्टेट की ओर जाएगा। अब क्या होता है, इसी वजह से, जैसे कि मान लो वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आप डालते हो पत्तों पे, मान लो पानी का मॉलिक्यूल्स आप डाल दो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वो गोल गोल स्फेरिकल शेप में आते हैं। रीजन क्या है कि फॉर अ गिवन वॉल्यूम, स्फेयर जो होता है उसका सरफेस एरिया सबसे कम होता है। एक फिक्स वॉल्यूम कर दो और उसको बोलो कि भाई सबसे कम सरफेस एरिया किसका होगा, किस शेप में इसको मैं डालूं, तो दैट विल ऑलवेज बी स्फेयर। ठीक है, डाउट है? बोलो बोलो। हाँ ठीक है, तो ये कहानी ऐसे चलती है। अब क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ये अपने सरफेस एनर्जी को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, इसीलिए स्फेयर का रूप लेता है। वो अपना सरफेस मिनिमम टू मिनिमम करना चाहेगा, एंड इसीलिए वो आपको इस फॉर्म में जाता है। अब एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पे ये सरफेस टेंशन जो है ये आपको फोर्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से, जैसे इसका पहले जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, पहले अब मैं आता हूं, जो दूसरा क्वेश्चन है कि a thin pink of iron can be made to float on water in a bowl। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप पिन को बहुत सावधानी से जो आपका निडल होता है या पिन होता है, बहुत सावधानी से पानी पे रखना, और डूबेगा नहीं। इवन दो कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, पिन की डेंसिटी ऑब्वियसली ज्यादा है, आयरन है, वो स्टील है, लेकिन फिर भी वो पानी में नहीं डूबेगा। दैट इज बिकॉज दैट सरफेस टेंशन, ये एक स्ट्रेच लेयर की तरह जो काम कर रहा है, ये इसका वेट, इसमें इतना फोर्स है इसमें कि ये इसके वेट को क्या कर सके, होल्ड कर सके। तो यही कहानी आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन दो काम कर रहा है, एक तो आपको वेट प्रोवाइड कर रहा है किसी चीज को होल्ड करने के लिए, इवन दो कि वो उससे डेंसर है, और दूसरा ये हमेशा अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रख रहा है। जो कहानी बनेगी अब इसी पे कहानी बनेगी। सो अगर पहले दूसरे वाले का ऑप्शन दो, दिस फेनोमेना इज ड्यू टू, क्या हो रहा है आपका, दिस इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सिंपल सा, इसमें और कोई कहानी नहीं। अब यहां पे क्या होगा कि जब भी आपका दो चीजें होंगी, देखोगे। अब यहां पे मान लो आप दो लिक्विड्स को जब कंपेयर करोगे, तो क्या होगा कि जैसे मान लो एक बात हो सकती है ना कि यहां पे ऑयल हो और ऑयल के ऊपर मैं वाटर को डालूं, एक कहानी यहां बनेगी। दूसरी कहानी होगी कि यहां पे वाटर है और वाटर के ऊपर मैं ऑयल डालूं। दोनों कंडीशन में क्या होगा, ड्रॉप्स डाल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझो कि हम दोनों कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ड्रॉप्स डाल रहे हैं। सिंपल, एक दो ड्रॉप्स डाल दिया। अब क्या होगा कि जिस कंडीशन में आपने वाटर के ऊपर में ऑयल डाला है, वो देखोगे कि वो फैल रहा है। ठीक है, वो स्प्रेड होगा, फ्लोट तो कर ही रहा है बट वो स्प्रेड हो रहा है, उसका एरिया आपका बढ़ रहा है, स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस हो रही है। दूसरी तरफ जैसे ही आप पानी को डालोगे ऑयल में, आप देखना कि वो अपना बबल बना लेगा, वो गोल बबल बना लेता है, वो फैलता नहीं है पानी की तरह, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे भी अगर दो आपको लिक्विड्स हैं और अगर जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सॉरी सरफेस टेंशन जिसका ज्यादा होगा, जिसका भी सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने आप को सिकुड़ना चाहेगा, और जिसका सरफेस टेंशन कम होगा वो क्या होगा, वो स्प्रेड होगा। हमेशा सिंपल सी ये लाइन लिख लेता कि दो लिक्विड्स हैं, अगर सपोज लिक्विड 1 और लिक्विड 2, इसका सरफेस टेंशन 1 है, इसका सरफेस टेंशन 2 है। अब जब दोनों
मिक्स में आएंगे, सामने आएंगे, और यहाँ पे एक एक दो दो ड्रॉप की बात हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा डाल लोगे तो फिर तो ग्रेविटी ओवरकम कर जाएगी उसको। इस केस में क्या होगा कि अगर जैसे ही यहाँ पे लेट सपोज कि सरफेस टेंशन 1 सरफेस टेंशन 2 से ज्यादा है, अगर ये कहानी होगी सरफेस टेंशन 1 ज्यादा है, तो इसको जैसे ही लिक्विड 2 में डालोगे तो ये क्या करेगा, ये ड्रॉप्स का फॉर्म लेगा, ये अपना एरिया कम करना चाहेगा, अपने आप को सिकुड़ना चाहेगा, द केस ऑफ वाटर इन द ऑयल। और जैसे ही आपका ये दूसरा केस लेके आओगे जहां पे कि आप लिक्विड 2 को डाल रहे हो लिक्विड 1 में, उस कंडीशन में क्या होगा कि इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग आउट, ये स्प्रेड होना चाहेगा, ठीक है, ये स्प्रेड होता है। ये कंडीशन क्या था, ये दूसरा वाला कंडीशन है जब आप वाटर में ऑयल को डालते हो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ठीक है, इतनी कहानी। अच्छा, वाटर में भी, अगर वाटर में भी, इवन वाटर में भी आप ऑयल को डालोगे ना, तो ठंडे वाटर में एंड गर्म वाटर में, दोनों में अलग अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। कभी गर्म पानी में अच्छे से और ऑयल डालना, ऑयल में मत पानी डाल देना, ठीक है, अदरवाइज कहानी जो है हाथ पैर जला लोगे। हाँ जी, तो ध्यान रखना कि सरफेस टेंशन जो है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस टेंशन उसका कम होता है, ठीक है। इसी वजह से कोल्ड वाटर में ऑयल का स्प्रेड होना और वार्म वाटर में स्प्रेड होना दोनों अलग अलग तरीके से होगा, ठीक है। कोल्ड वाटर में तेल ज्यादा स्प्रेड करेगा और वार्म वाटर में जब तेल डालोगे वो कम स्प्रेड करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसको क्लियर कर लो, लिख लो, अदरवाइज भूल जाओगे, ये छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, भूल जाओगे फिर, ठीक है। टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन इसको आप मेंशन करें, टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, आपका इनवर्स चलता है सरफेस टेंशन, ठीक है। टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन जो है वो इनवर्स में है। जो नाप पॉइंट समझ में आया हो फिर से पूरे, क्योंकि सरफेस टेंशन की इतनी कहानी, अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो फिर बाकी सरफेस टेंशन में बहुत ज्यादा टेंशन, बस आपको न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने नहीं है थोड़ी ना। चलो डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। A shaving brush is dipped in water. When taken out, the hairs of the brush are seen to be drawn together. तो जिसने जिसने भी शेविंग करी हो, ये परेशानी हमने झेली होगी, ठीक है। वो बार बार वो साफ ही नहीं होता है शेविंग ब्रश, बार बार पानी में धो के निकालोगे, फिर से पता चला उसमें हेयर स्टिक करके आते हैं, और सुखा के झाड़ोगे तभी निकलेगा। हाँ जी, ऑब्वियसली सरफेस टेंशन का चैप्टर यहाँ पे जो हाँ, यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन यहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको खींच रहे हो, वो वाटर जो आपका हेयर है और जो वाटर है, उन दोनों के बीच का सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है, जैसे ही सरफेस पे आ रहा है वो, और उसको कूल कर लेता है साथ में, ठीक है। तो अगेन ये कहानी आपको चलेगी। तो अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि ना निकलना, ऐसा ना हो, जब मैं निकालूं तो आराम से निकल जाए, मतलब उसके साथ हेयर स्टिक ना करे, ठीक है। तो थोड़े मात्रा में तेल डाले पानी पे, बट वो आगे इतना क्यों खर्चा करना अलग से 2 रुपए 5 रुपए, ठीक है, ब्रश बर्बाद हो जाएगा उसमें, हेयर तो स्टिक नहीं करेगा बट आपका ब्रश जो है वो थोड़ा खराब हो जाएगा। चलो, प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। सो ऑलवेज ध्यान रखना, प्रेशर जब भी आपका कोई भी बबल है, कोई भी बबल बना हुआ है, ये तो सोप बबल की बात है, कोई भी बबल है, एयर में वाटर का बबल है, हो सकता है, वाटर में एयर का बबल हो सकता है, ठीक है, या आपका सोप बबल है, सबका काम करने का ऑलमोस्ट तरीका सेम है।
हालांकि सरफेस टेंशन अलग तरीके से यहाँ पे काम करती है। जैसे सोप बबल की अगर बात करोगे ना, यहाँ पे आपका प्रेशर भी ज्यादा होता है और यहाँ पे आपका सरफेस टेंशन भी सबके मुकाबले सोप बबल का ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि सोप बबल के बाहर भी एयर है और अंदर भी एयर है, ठीक है, तो इसका सरफेस टेंशन जो है बाकी लोगों के मुकाबले इसका दोगुना होता है, क्योंकि बाकी में एक ही लेयर आपको मिलेगा। तो मान लो ये वाटर है और इसके बाहर एयर है, तो वाटर बबल का एक ही लेयर पे सरफेस टेंशन काम करती है। इसी तरीके से एयर है तो एयर और वाटर है तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन जो है एक लेयर पे काम करती है, लेकिन यहाँ पे 2 लेयर्स लगे हुए हैं जिस पे आपका सरफेस टेंशन काम करता है, क्योंकि थिन फिल्म ऑफ सोप हो जाती है ना। और कोई भी बबल, सिंपल सी बात है, कोई भी बबल अगर बना हुआ है तो अगर आप बात करो तो इस बबल के बाहर में कोई भी रैंडम बबल मैंने उठा लिया तो एक प्रेशर जो है आपका बाहर का प्रेशर इस पे है और दूसरा प्रेशर जो है इसके इनसाइड से लग रहा है। वो प्रेशर कहां से आ रहा है? दैट प्रेशर इज बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। वो प्रेशर इसको सरफेस टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे बैलून को फुलाते हो तो बैलून को फुलाते हो तो बैलून में वो प्रेशर कहां से आ रहा है? वो कौन होल्ड कर रहा है? तो वो बैलून का लेयर चूंकि स्ट्रेच हो रहा है तो उसके अंदर उसके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज एक्टिव होते हैं एंड दे होल्ड दैट थिंग। यही कहानी आपको इनमें भी चलता है, इनका भी सरफेस टेंशन उसी तरीके का एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर ये बबल अपने फॉर्म में है, जैसा है वैसा है, ये कब कंडीशन में होगा? ये उसी कंडीशन में होगा जब बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्योंकि बराबर नहीं होगा तो फिर ये बबल क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा, अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये क्या करना स्टार्ट करेगा? ये एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर है तो एक्सपैंड कराएगा। और अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाए तो फिर ये क्या करेगा? कोलैप्स करेगा बबल को। तो हमेशा भी ध्यान रखना कि अगर बबल बना हुआ है, अगर वो स्टेडी कंडीशन में है, तो ऑलवेज उस कंडीशन में क्या चल रहा है कि आपका प्रेशर जो है दोनों कंडीशन में सेम है, बाहर का और अंदर का प्रेशर आपका क्या रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। So surface tension is responsible for the spherical shape of water drops। अभी तो बात करी हमने, स्फेरिकल ड्रॉप बन ही रहा है क्योंकि वो सरफेस एरिया अपना कम करना चाहता है। दूसरा, इवन इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन वाटर ड्रॉप्स अप स्फेरिकल शेप। ऑब्वियसली ये कहानी आपकी चलेगी क्योंकि ग्रेविटेशन का रोल यहाँ पे आप इसके इक्वेशंस वगैरह को देखोगे तो वहां पे ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं होता। हाँ, हालांकि ग्रेविटेशन का रोल हो जाएगा इनका जो बबल बना हुआ है उसको ब्रेक करने में। जैसे पानी है, एक बूंद पानी डालो वो स्फेरिकल शेप लेगा, दूसरा बूंद डालो वो थोड़ा सा फ्लैटन होगा, तीसरा बूंद डालो वो बह जाएगा। होती है ये कहानी। तो ये क्या होता है? क्योंकि उसका मास जो है, ग्रेविटी, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उनका वेट बढ़ता जा रहा है एंड वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, जो आपका सरफेस टेंशन उसका बना हुआ था थिन लेयर का, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट ऐसे आपका एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशन आपका स्फेरिकल शेप उनका बनेगा क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसके कोहेसिव फोर्सेस के एक्ट कर रहे हैं। और तीसरा जो है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप अकर्स इफ मास ऑफ वाटर इज स्ट्रेच्ड। क्या होगा ये? mass of water is stretched। so हाँ जी, नहीं बनेगा ऑब्वियसली। सो वाटर ड्रॉप अकर्स इफ मास ऑफ वाटर इज स्ट्रेच्ड। अब मास ऑफ वाटर को लेकर के मुझे डाउट है कि अब मास ऑफ वाटर अब कहना क्या चीज को चाहते हो? ठीक है, यहाँ पे आपका अगर सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे सरफेस की बात होती, सरफेस मास की बात होती तो आई अंडरस्टैंड, बट मास ऑफ वाटर अपने आप में कोई स्टेटमेंट कहना ये थोड़ा अलग कंडीशन हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने पूरी तरीके से इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। तो ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप अकर्स इफ, आप कह सकते हो कि सरफेस लेयर जो है ये आपका स्ट्रेच हो रहा है, ना कि इंटायर मास का वहां पे कोई रोल नहीं। ठीक है, या सरफेस मास केवल कहता तो फिर आपको समझ में आती बात, लेकिन जब आप मास कह रहे हो तो यू आर टॉकिंग अबाउट द होल बॉडी। ठीक है, तो उन सबका रोल नहीं होता यहाँ पे, जो आपको सरफेस लेयर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे उनका रोल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट 100% क्लियर नहीं है। सो बट ओनली अगर इस कंडीशन में अगर आपको ऑप्शन 1 और 2 गिवन है, यू कैन गो विद दैट। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन फिर वो बाद में परेशान होते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए था। मैंने आपको इसलिए बता दिया, ये मास का थोड़ा सा इशू जो है आपको आएगा। या ऐसे भी कहोगे ना, किसी चीज का मास को स्ट्रेच कर रहे हो, इसका मतलब क्या? इट्स नॉट क्लियर, यू आर नॉट वेरी क्लियर।
बाहर से फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है, इंटरनल फोर्स हो गया, वो मास से जो एक तो बाहर की चार्ज खिंचाव हो रहा है, उसकी वजह से तो स्ट्रेस पे। वही बात मैंने कही ना, जो आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, ये जो सरफेस टेंशन देने का काम कर रहे हैं, ये आपके ये वाले मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, आपको इनका कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, तो जब आपने मास बोला ना, व्हेन यू टॉक अबाउट मास यू आर टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग, इसीलिए मैंने बोला आप सरफेस मास की बात करो। ठीक है, बी वेरी प्रिसाइज, सरफेस मास हो गया। अरे देखो, अगर कई कंडीशन में स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया जाएगा, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कई कंडीशन में क्योंकि मास की बात आ गई तो मैं मास हो गया तो आई कैन टेक ना कि भाई ये पूरे को आप बात कर रहे हो, कैसे कहोगे इसको ये नहीं है, इसलिए आपको बताया इसको। हाँ जी, डिनाई करके चांसेस ज्यादा है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ। डिनाई आप ऑब्वियसली कर सकते। मास जैसे ही मैंने बोला मास ऑफ द चेयर, उसका मतलब क्या, पूरे चेयर की बात कर रहा हूं ना मैं, लेकिन मैं बोलूं मास ऑफ द हैंडल, ये चेयर कितना स्टेबल होगा ये डिपेंड करेगा इसके स्टील वाले मास पे, ना कि इसके ये वाले मास पे। बात समझ में रही, वो कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है कि जब आप मास ऑफ वाटर बोले टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, जब मैं सरफेस मास की बात करूंगा देन आई एम टॉकिंग अबाउट द सरफेस लेयर, और ये जो सरफेस टेंशन में सारा रोल होता है ये सरफेस लेयर का ऑलवेज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6, इफ टू बबल्स ऑफ सोप ऑफ डिफरेंट डायमीटर come in contact with a tube, what will happen? चलो अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन बी और सी में है, किसी का ए डी कोई बोलेगा? बताओ, अरे गलत होगा तो होगा, क्या टेंशन है। तुम अपना वोट खोज रहा है भाई, कोई बताओ मेरी तरफ से सी। देखो यहाँ पे जो आपको होगा होगा क्या, देखो समझो, दो सोप बबल है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सोप के अंदर में एक प्रेशर है P1, इस सोप के अंदर में एक प्रेशर है। ये लॉ आपको बताती है कि जिसका कर्वेचर जितना ज्यादा होगा प्रेशर उसके इनसाइड में उतना ज्यादा होता है। ठीक है, कर्वेचर का मतलब क्या है, देखो ये अगर मैं बात करूं एक सरफेस ऐसा है और दूसरा सरफेस ऐसा है, तो किसका कर्वेचर आपको ज्यादा दिख रहा है? ये बहुत जल्दी कर्व हो रहा है, इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, दैट इज व्हाट इट मींस कि जिसका रेडियस छोटा होगा अगर बबल है तो उसके अंदर में प्रेशर हमेशा क्या होता है, वो ज्यादा होता है कंपेयर टू कि जिसके अंदर में रेडियस, जिसका की रेडियस बड़ा है। दिस इज द लॉ ऑफ द सरफेस टेंशन से ड्राइव करके लाते हैं। तो आप इसको सिंपली याद रखना कि अगर रेडियस बड़ा है, इफ r1 इज ग्रेटर देन r1 इज ग्रेटर देन r2, देन क्या होगा, देन ऑलवेज p1 विल बी ग्रेटर देन 2, हमेशा ये कहानी हो। अब प्रेशर डिफरेंस आपका क्रिएट हुआ, आपने इसको कांटेक्ट में लेके आया आप इसको, तब क्या होगा, हवा कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, एयर दिस विल कम फ्रॉम हियर टू इस डायरेक्शन में जाएगा, और जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इसका साइज और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो फोर्सेज ऑब्वियसली इस पे एक्ट कर ही रही है ना, तो इसको प्रेस करेंगे और ज्यादा, तो इट विल बिकम स्मॉलर, और इसके अंदर जब जाएगा तो इसका पास पावर और जो है वो, और एक लेवल के बाद ये P2 जो है। हाँ जी, क्वेश्चन ये था, अब समझ में आ गया, बट उस समय आप लोग जब करते हैं तो वो जो बबल बनता है, हाँ तो वही हो सकता है, वो जाके दीवार पे टकरा रहा है, ट्यूब पे या कुछ पे रख रहा है। नहीं यहाँ तो दो वैसे बोल रहे, टू बबल्स कम इन कांटेक्ट विद द ट्यूब। ठीक है, कई बार ये एक साथ मिल भी जाते हैं, बड़ा भी बनाएंगे, दैट कैन आल्सो बी द केस। ठीक है, चलो ठीक है, सरफेस टेंशन। अब देखो सरफेस टेंशन चैप्टर में है तो हमें याद है, अदरवाइज फेमस क्वेश्चन है तो याद कर लेगा। ठीक है, कि सरफेस टेंशन कहीं भी गोल बन रहा है, सेम सरफेस टेंशन की वजह से बन रहा
फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिलैरिटी। अब कैपिलैरिटी क्या है, आपने ऐसे रख डाला, ठीक है, इसमें वाटर डाल दिया और इसमें एक पतला सा ट्यूब डालोगे, याद रखना ट्यूब पतला होना चाहिए। तो जब पतला ट्यूब होता है तो उसमें क्या होता है, वाटर का लेवल आपको बढ़ जाता है, यहां तक आ जाएगा वाटर का लेवल, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कैपिलरी। हाँ, दिया भी उसका एग्जांपल, उसमें भी वही कहानी, ठीक है। तो ये आपका कैपिलरी एक्शन जो है ये इस तरीके से काम करता है। इसमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्या क्या होता है वो मैथमेटिकल टर्म्स की कहानी है, बट सिंपल सी बात रखो, यहाँ पे आपका वाटर जो है कुछ लेवल तक बढ़ेगा, उसी को कहा गया है दिस एक्शन इन्होंने द कैपिलरी एक्शन। तो पहला जो है आपका ब्लॉटिंग ऑफ इंक। ब्लॉटिंग ऑफ इंक का मतलब जो है, तो वो आपका क्या है, वो आपका इंक का ऊपर की ओर चढ़ना, यही तभी तो आपका ब्लॉटिंग होगा। देन दैट कंडीशन इज द कैपिलरी एक्शन। स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन ए कॉटन क्लॉथ। तो आपके जो कॉटन क्लॉथ जो आप पहनते हैं उसके जो छिद्र हैं वो भी क्या काम करते हैं, दे आर आल्सो एक्टिंग एज अ कैपिलरी ट्यूब। जहां उसका, इसका ये ध्यान रखना, इसका रेडियस छोटा होना चाहिए एंड इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस टू, आपका लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करेगा। इसके अलावा राइज ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ प्लांट्स टू इट्स फॉलिएज। हमेशा, अब ये दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि, हाँ जी, किसमें, हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट मेजर जो उसका कैपिलरी एक्शन, हाँ जी, करता है, बट आपका यहाँ पे ये चीज ज्यादा ऑब्वियस दिखती है ना, मतलब पतले आपको रूट्स होते हैं, उसमें आपको जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर में जो उनका राइज होता है, तो वो राइज इनिशियली कम से कम आपको यहाँ पे काम करता है। जैसे हम स्ट्रॉ में पीते हैं, ऑब्वियसली वहां पे हम प्रेशर डिफरेंस ऊपर में कम क्रिएट, ऊपर में कम करते हैं हम जब खींचते हैं तो, बट वहां पे कैपिलरी एक्शन का रोल होता है उसको ऊपर की ओर लेके जाने, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी चलती है। इसके अलावा राइज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर की बात करें तो राइज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर होने के पीछे कई कारण होते हैं। एक तो मेजर जो कारण होता है वो एक्विफर्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस होना। एक्विफर अगर है उनके बीच का प्रेशर डिफरेंस है तो वहां पे आपको आपका जो है आपका वाटर जो है राइज कर सकता है। दूसरा यहाँ पे एक चीज और होता है राइज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर में, कि जैसे सरफेस का स्ट्रक्चर ही कुछ उस तरीके का, जैसे कई जगहों पे आपके अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनका जो आइडिया होता है वो इस तरीके का होता है कि इंटरनल एक्विफर्स का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से हो। आपको एक्विफर्स क्या है कि भाई वहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स किस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पे लेयर का कुछ स्लोप इस तरीके से अवेलेबल है, तो अगेन अगर इधर से आपको वाटर का इनलेट मिलेगा, इट विल, ये आपका होल्ड करने का उनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये राइज कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हालांकि यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन का रोल है, यहाँ पे भी कैपिलरी एक्शन का रोल है, दोनों में ही आपको अदर फैक्टर्स का रोल भी ज्यादा इन्वॉल्व, अदर फैक्टर्स का भी रोल इन्वॉल्व है। लेकिन राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर में कैपिलरी एक्शन का रोल इसके मुकाबले कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका छिद्रों की वजह से राइज करना वो चीज बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं किया गया है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड भी नहीं करेगा बहुत ज्यादा, तो ये इसके दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, ये चीज। इसके अलावा ये आपका होल्ड करेगा स्प्रेड ऑफ वाटर, कॉटन को कहीं कोई भी चीज अगर स्प्रेड कर रही है, आपने सरफेस पे गिराया वो स्प्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन हो रही होती है, ठीक है। आप जैसे पानी सुखाने के लिए आप क्या कर देते हो, पेपर डाल देते हो, तो वहां पे वो कैपिलरी एक्शन से ही ऊपर की ओर उठता है, ठीक है। तो वो दैट्स द थिंग, ये आपकी कहानी चलेगी। बताया तो मैंने, आई अग्री, बट यहाँ पे मैंने इसलिए तो बोला कि इन दोनों में अब मुझे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, फिर से मुझे ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है ना, अंडरग्राउंड वाटर का राइज होना, यहाँ पे अदर फैक्टर्स का रोल बहुत ज्यादा है, तो देयरफॉर आई हैव टू गो विद दिस, क्योंकि अब यहाँ पे कैपिलरी बनता हुआ मुझे यहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन नहीं है ना, अब बना दो तो ले लेना, बना देना तो ले लेना। कहने का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम के जो डायमीटर होता है उनका कम होता है, इसके वजह से मैं इसके तरफ जा रहा हूं, बात समझ में आ रही है, इसके वजह से मैं यहां पे जा रहा हूं। चलो, इन अ कैपिलरी ट्यूब अ फ्लूइड राइज मोर एज कंपेयर टू वाटर। हाँ, अच्छा आंसर बता रहे हो, ओके ओके ओके। कैपिलरी ट्यूब में अ फ्लूइड राइज मोर एज कंपेयर टू वाटर, इट इज ड्यू टू, किसके वजह से होगा? हम्म।
लेस देन होगा कि मोर देन होगा? ज्यादा होना चाहिए। आपका ये ऊपर की ओर उठता कैसे है? दो फोर्सेस काम करते हैं यहाँ पे। जैसे इसको थोड़ा सा समझो, ऐसे ये लिक्विड है, ये कांटेक्ट लेयर है, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक इसके ये जो आपका ट्यूब है और ये जो वाटर है, इसके बीच का एक एडहेसिव फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है, और दूसरा इस लिक्विड यहाँ पे जो है और इस लिक्विड के बीच का कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। अब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो इसको अपनी ऊपर की तरफ पुल करेगा, और क्योंकि इनके बीच का अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ तो जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो इसको अपने साथ खींचता हुआ लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कहानी चलती है। अब यहाँ पे चलो, ये तो कहानी ये हो गई। अब पूछ रहा है इन अ कैपिलरी ट्यूब आपका अ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू वाटर। दो फ्लूइड का कंपैरिजन करा रहा हूं मैं। तो ये तो डिपेंड करेगा दोनों के आपका एडहेसिव एंड आपका जो है कोहेसिव फोर्स के बीच में। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात कहूं कि कैसे किसमें राइज होता है, अब एक चीज बताओ कि हमने एक चीज आपको पढ़ा कि जो आपका ये जो ड्रॉपलेट्स बनते हैं ये हमेशा अपने सरफेस एरिया को क्या करना चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। दूसरा हमने ये भी बात कहा कि यहाँ पे एक चीज और भी आपने देखा। अच्छा रुको, उसके अलावा मैं दूसरे तरीके से इसको लिंक कराता हूँ। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। अलग अलग शेप है, ये दोनों शेप बनने पॉसिबल होते हैं कैपिलरी एक्शन में। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो ऑब्वियस सी बात है। ये मैंने कहा कि ये एक इस तरीके का शेप बन रहा है, मतलब ये थोड़ा कम घुमा हुआ है, इसका कर्वेचर ज्यादा दिख रहा है। एक आपको इस तरीके का शेप दिख रहा है जिसके बीच में क्या है, जिसका कर्वेचर थोड़ा कम है। इसका कर्वेचर कम है, इसका कर्वेचर क्या है? ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? जब भी लिक्विड में ऐसा शेप आपको दिखे, यानी कि वो आपको ज्यादा दूर तक ज्यादा ऐसे खींचा हुआ है, वो हमेशा क्या होगा? वो ऊपर की ओर ज्यादा जाएगा, वो ज्यादा ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनके बीच का एडहेसिव फोर्स ज्यादा काम कर रहा है। ये तो आपको हो गया कि पाइप और लिक्विड के बीच का। लेकिन अगर दोनों लिक्विड दोनों अलग अलग है तो शेप फिर दोनों में अलग अलग बनता है। अब रह गई कि इनमें जो है किसका राइज ज्यादा होगा। तो ध्यान देखना कि राइज करने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर हम एडहेसिव फोर्सेस को कांस्टेंट मान लेते हैं, लेकिन कांस्टेंट मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके लिए आप ये कर लो कि जस्ट ए मिनट रुको। हाँ जी, नहीं, विस्कोसिटी से ये नहीं आएगी कहानी। ठीक है, विस्कोसिटी की कहानी नहीं आएगी, यहाँ से सरफेस टेंशन का ही है। और यहाँ पे आंसर आपका डी है, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड कि मैं इसको समझाऊं कैसे। ठीक है, जस्ट ए मिनट। सरफेस टेंशन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। इसका, क्योंकि अगर मटेरियल में बदल रहा हूं दोनों अलग अलग हो जाएगा। हाँ जी, जरूरी थोड़ी है। और सब जो है, और सब केरोसिन ज्यादा हो जाता है। ऑयल क्या करेंगे उसमें? ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू। हाँ जी, कौन? हाँ, तो लेस डेंस है ना, तो वाटर सबसे डेंस थोड़ी है। अच्छा, नहीं वैसे नहीं आएगा। इसके लिए मुझे दूसरे रास्ते से समझना पड़ेगा इसको। इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ फ्लूइड राइजेस मोर एज कंपेयर टू वाटर। इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इनके बीच का आपको वाटर मॉलिक्यूल्स के आपके बीच का पुल ज्यादा होगा, जिसमें वो क्या करेंगे, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को ज्यादा ऊपर तक खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो एक फोर्स आया, ये एडहेसिव फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके बाद ये इस मॉलिक्यूल को खींच रहा है। अगर इनके बीच का आपको पुल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा इसके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को, तो ये इसको ज्यादा ऊपर तक खींचेगा। ये यहां तक पहुंचा, अब इसका एडहेसिव फोर्स काम करने लगा इस लोकेशन का, इसने इस मॉलिक्यूल को ऊपर पिक किया।
इसने जब इसको ऊपर पिक किया, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था अब ये नीचे वाले को और ऊपर ले जाएगा और एक दूसरे के प्रति फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। इट्स लाइक कि क्लाइंबिंग ऑन अ क्या बोलेंगे उसको, स्टेयरकेस। जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इसको डिटेल में ऐसे समझो, थोड़ा बड़ा करते हैं। कुछ इस तरीके का है। इस पार्टिकल पे, यहाँ पे जो पार्टिकल है, यहाँ पे एक एडेसिव फोर्स काम करा इसने। अब एडेसिव फोर्स काम करा, ये मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये भी चीजें हैं, ये लगे हुए हैं ऐसे, ये अपनी तरफ खींचना चाह रहा है। जब इसको खींचना चाह रहा है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इस पे, क्योंकि ये इसको नीचे खींच रहा था, अब ये इन दोनों के बीच में आपस में फोर्स लग रहा है, तो ये जब ऊपर की ओर जाना चाहता है तो इस नीचे वाले मॉलिक्यूल को भी क्या करेगा, अपने साथ ऊपर की ओर लेके जाना चाहेगा। अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हुआ इनके बीच का, तो इनके बीच का अगर फोर्स ज्यादा लग रहा है तो ये इसको ऊपर की ओर खींचना चाहेगा। जब ये इसको अपने ऊपर की ओर खींचना चाहेगा, ये मॉलिक्यूल वाटर का यहाँ पहुंच गया, जस्ट फॉर ए मिनट मान। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल सपोज करो कि बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आ गया, और जब बढ़ के यहाँ आ गया तो यहाँ वाला सरफेस, इसके ऊपर जो सरफेस है, ये फिर से इसको और ऊपर की ओर खींचने का प्रयास कर रहा है, एडिसिव फोर्स काम करेगा। अब ये जब काम कर रहा है, क्योंकि देखो वाटर लेवल ऐसे आ चुका है, अब जब ये काम कर रहा है ऊपर की ओर खींचने के लिए, ये इस मॉलिक्यूल को अपने पास खींचेगा एंड इसके नीचे जो मॉलिक्यूल है इट विल ट्राई, ये इसके साथ ड्रैग होता जाएगा। तो एक दूसरे पर, इट्स लाइक अ रोलिंग ऑफ बॉल, ये उस तरीके से आपको फोर्सेज जो है आपको एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। इस केस में हमेशा यहाँ पे जो सरफेस टेंशन जितना ही फ्लूइड का ज्यादा होगा, इट इन दैट कंडीशन ये क्या करेगा, इसके लिए उठना उतना ही आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी, हालांकि यहाँ पे रोल आपको इनके बीच का एडहेसिव फोर्सेस का भी आएगा, बट जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि जिनके बीच का सरफेस टेंशन ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स उनका ज्यादा होता है, बट इट्स नॉट अ लॉ, बट ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन आपको जनरली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आप ऐसे ही यू कैन कीप इट। ठीक है, इसके बाद यहाँ तो सिंपल सी कहानी है, कुछ आपको अलग है ही नहीं। 11 सो यहाँ पे, हाँ जी, क्यों? देखो एक चीज बता देता हूं, यहाँ पे आपको ये कहानी ठीक है, one would not be able to use a straw to consume a soft drink। ये क्या लगता है आपको, अगर कैपिलरिटी नहीं होती तो ये काम कर रहेगा? हाँ, वही 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 कहानी यहाँ और इसमें जो है सेम काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सुनो, ये स्ट्रॉ है, जैसे ही आप स्ट्रॉ में डालते हो वहां पे लेवल होता है, वो पानी थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाता है। स्ट्रॉ डालोगे किसी भी कोल्ड ड्रिंक में डालोगे तो वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है, ये तो आप ऑब्जर्व करोगे। सेम कहानी इन बड़े पेड़ों में भी होती है। इनमें अगर ये इनका जो आपका रूट है, रूट कैनाल है, और ये ग्राउंड लेवल है लेट सपोज, क्योंकि बड़े पेड़, उसके कहने का मतलब यही कि जड़ ज्यादा नीचे तक गए हुए हैं। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल अगर है तो यहाँ पे अगर ये ग्राउंड का लेवल का वाटर आपका वाटर का लेवल है, तो ऑब्वियसली इसके रूट्स में ये आपको कहानी चलेगी। अब आप सक्शन की बात कर रहे हो कि ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जो ऊपर से इसको सक कर रहे हैं वाटर को, इसलिए ऊपर की ओर जा रहा है। यहाँ पे भी हम सक ही करते हैं, ऐसा तो नहीं आप केवल स्ट्रॉ डाल लोगे तो अपने आप मुंह में चला जाता है। केवल स्ट्रॉ डालने से नहीं जाता है, यू हैव टू क्रिएट दिस थिंग। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पे लेकर के जाओगे तो ऑप्शन फिर से देखो, आई अग्री। हाँ जी, किसका? अरे भाई बहुत सारा है, मैं ये बात मान रहा हूं कि बहुत सारा है, लेकिन आप मुझे ये तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि यहाँ पे आप सिंपल सा ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे कोई भी पतला कैपिलरी डालोगे, कुछ भी डालोगे, उसमें कैपिलरी एक्शन होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी कहानी है। तो अगर इसने बिग ट्रीज दिए हुए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल की बात हो रही है।
ग्राउंड लेवल की बात हो रही है कि आपका जो बिग ट्री देने का सीपीयू डाल देता ट्रीज की कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ग्राउंड लेवल तक जाएगा तो ऑब्वियसली ना इनके जो जड़ें होती हैं वो पतले ट्यूब की तरह ही तो काम करती हैं, और इसी वजह से यहाँ पे अगेन आपका कैपिलरी एक्शन इस केस में भी यहाँ पे भी वैलिड होता है, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन आपका कोई भी सिंपल सी कैपिलरी एक्शन में कुछ नहीं सोचने का है, कोई भी सिंपल सा आपको जो वो फेनोमेना दिख रहा है जहां पे एक लिक्विड है और उस लिक्विड में आप कोई भी पतला मटेरियल डाल रहे हो, या वो लिक्विड कहीं पतले मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, पतले ट्यूब के कांटेक्ट में आता है, वहां पे कैपिलरी एक्शन होगा ही होगा, ठीक है। आप उसको अदर फोर्सेस के साथ रखो या ना रखो, दैट विल एक्ट देयर सिंपली, ठीक है। तो ये कहानी आप यहाँ पे आप लेके चलो, तो आप दोनों को या तो साथ में लो या तो फिर आप दोनों को कैंसिल करो। तो यू हैव टू इन मोस्ट सेफेस्ट कंडीशन यू हैव टू गो दिस विद दिस 1 2 3 4। रीजन क्या है कि इसके पीछे मैं कहानी बताता हूँ, इसके पीछे कारण क्या है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो आप मेंशन करोगे, खास करके क्लास 9th ज्योग्राफी, क्लास 9th बायोलॉजी वाला, उसमें ये आप जब आप वाटर ट्रांसपोर्ट का चैप्टर देखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बात करो, मुझे कहीं से तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ जी, 11 में भी है, 11th वाला में मतलब मैं उतना ध्यान नहीं है, 9th वाला क्योंकि, तो उसमें जब आप वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम की डिस्कशन है, वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि प्लांट्स गेट देयर वाटर बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन। इसके लिए अब मुझे कहीं से ना कहीं से रेफरेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं अपना आर्गुमेंट कहां पे रखूं, ठीक है। सो देयरफॉर आई एम टेकिंग दिस कि इन केसेस में जहां पे भी आपको मिले, प्लीज गो विद द सेफ ऑप्शंस, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आई एग्री विद दैट, लेकिन फिर उस केस में फिर आपकी गड़बड़ी जो है वो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और इसको इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अभी जो आपने हंगामा देखा एनसीईआरटी वाला हुआ था नीट वाले पेपर को लेकर, कि उन्होंने दे दिया था, बोला कि भाई देख लो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट आपका यही, तो आप इसको कैसे गलत कर रहे हो। तो इसलिए मैं आपको कह देता हूँ आप चारों लेके जाएं, ठीक है, आप चारों लेकर के जाएं, ठीक है। चलो निकाल लो, ठीक है। तो सिंपल टेम्परेचर कन्वर्जन, एक ही फॉर्मूला याद रखने का है आपको, बाकी अब कन्वर्ट करते रहना कितना आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.4, अब हमें याद है तो 36 जाएगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। 37 हम बोलते हैं ना कि 37 टेम्परेचर होता है बॉडी का, तो उसके क्लोज जो ऑप्शन आपको वही दिख रहा है तो वही होना चाहिए, दैट्स द थिंग। केल्विन में जो चला जाएगा ना फिर, ठीक है। अदरवाइज आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आप इसको चेंज करो, फॉरेनहाइट है तो इसको निकाल लो, F-32 इक्वल्स टू या फिर ऐसे 5/9, ये आपका सेल्सियस में आ जाएगा, निकाल लो कितना आ रहा है। हाँ जी, हाँ ठीक है। सो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रख लें, ठीक है। बाकी तो क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर ऑलरेडी हमने चर्चा कर रखी है, इसकी इंजन की बात करी थी, क्रायोजेनिक इंजन, हाँ। क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर पे काम करता है, लिक्विड स्टेट में काम करता है। सो एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स कोइंसाइड, ये एक स्पेसिफिक नंबर है जहां पे दोनों सेम आते हैं। चेक करें अब फॉर्मूला आपका होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, -40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। -40 रख के मत चेक करना, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से निकालो कि आपको क्या नंबर मिलता है, थोड़ी मैथ्स भी बना लो, नहीं फिजिक्स वाला वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट ये सिंपल है, ये आप ऐसे ही निकाल लोगे, इसका नहीं बोलना है, और सब -40 बहुत ज्यादा। हाँ, चैप्टर्स में ऑब्वियसली फिजिक्स के कैलकुलेशंस के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा,
आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी फिजिक्स जो है मैक्सिमम चैप्टर्स में मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। मैंने क्या बात कही, ठीक है, कम से कम और कुछ नहीं तो आपका कैलकुलस अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस आपको लिमिट और ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो फिजिक्स की परेशान कर देते हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया कि जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी फिजिक्स अच्छी हो जाती है जनरली, ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर है तो डील हो जाता है। चलो इसको निकाल लोगे ना, हाँ आपकी भूल जाना तो इसको चेंज कर लेना, ठीक है, यही है, यही काम करेगा। इसी को हटा के एफ डाल दो, देख लो एफ कितना का मिल रहा है, कहानी खत्म, ठीक है। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? ये टर्म हमने कई बार सुना होगा। सो दिस इज, हाँ जी, एब्सोल्यूट जीरो इज दिस थियोरेटिकली लोएस्ट टेम्परेचर। इसमें ये अच्छा ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, एब्सोल्यूट जीरो की जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे बेसिक आइडिया ये होता है कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे जो आपके एटम्स के अंदर में जो वाइब्रेशंस है, जो मूवमेंट है, वो सीज हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन के अंदर में जो वाइब्रेट करते हैं ऐसे नॉर्मल कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने पे, जिस कंडीशन में आपका वो सीज होना स्टार्ट हो जाए, वो सीज हो जाए पूरी तरीके से, दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो दैट इज द बेसिकली आइडिया, थ्योरेटिकली द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि उसके नीचे आप लेके हम अभी इमेजिन ही नहीं कर पाते कि फिर इसके नीचे अगर हम जाएं तो क्या होगा। सो उसके नीचे हमारा एक ब्लॉकेज काम करने लगता है कि अगर एटम्स का, मान लो एटम्स में जो भी मूवमेंट है, जो भी है उनके अंदर में, दैट इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, आपका हीट की वजह से। अब आप उसको नीचे लेके आए, आपने वो मूवमेंट रोक दिया, उसके पीछे उसके नीचे ले जाओगे तो क्या होगा। सो वी डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो कोई आदमी पैदल चल रहा है, आप उसको बोलो रुक जाओ, ठीक है, आपने दबाव दिया, रुक गया, अब और दबाव दोगे तो क्या होगा, क्या, हाँ, वो अलग अलग स्टेट्स पकड़ने लगते हैं, फिर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो, ठीक है। हाँ जी, आपको सॉलिड लिक्विड गैस के स्टेट से बाहर आना पड़ेगा। उसमें भी तो है, जैसे बोला जाता है गैस आ रहा है, वेनस या अर्बन, उन लोगों का टेंपरेचर बहुत कम, उनके, हाँ, उन लोगों में तो गैस, वहां पे कंडीशन अलग तरीके से है। वहां पे देखो, वहां पे जो आपका टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर को ऐसे समझो, इसको, इनके फॉर्मेशन को जब आप समझोगे, इनके फॉर्मेशन का वो कारण है, ये जो आपका यूरेनस और ये मिल रहे हैं ना, ये इस वजह से है क्योंकि इनके जो गैसें जो सोलर ये से निकले थे वो आपके इनके पास है। तो इनके पास ऐसा नहीं कि एनर्जी कम है, एनर्जी कहाँ पे कम है, एनर्जी कम है जब आप इनके आप कहोगे कि टेम्परेचर, आप इनके एटमोस्फेयर में, नहीं एटमोस्फेयर में, जैसे एटमोस्फेयर में दो चीजें हो गई, एक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होना और उन मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस की वजह से हीट का टेम्परेचर का बढ़ना या घटना। जैसे आपको जो आपने पढ़ा होगा, एक लेयरिंग पढ़ी होगी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये तो नॉर्मली हमने पढ़ा ठीक है। थर्मोस्फेयर छोड़ दिया नहीं, तो चलो भाई थर्मोस्फेयर बोल दिया। अब थर्मोस्फेयर में क्या है कि थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है बट हमें ठंडा लगता है। दो कंडीशन, दो चीजें साथ में हो रही। थर्मोस्फेयर में जब आप जाओगे वहां पे टेम्परेचर राइज करता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आयंस, आयंस का प्रेजेंस है, यानी आयंस कैसे बन रहे हैं, ऑब्वियसली आयंस तभी बन रहे हैं जब वहां पे हीट मिल रही है, उनको एनर्जी रिसीव हो रही है, तभी तो उनका तो वहां पे टेम्परेचर होना क्या चाहिए था, वहां पे टेम्परेचर होना चाहिए था ज्यादा। लेकिन वहां पे जब एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो उनको ठंड फील होती है या उनको हीट फील नहीं होती। कारण क्या है, ये दोनों डिफरेंस है। अरे कहने का मतलब, अगर कोई किसी को भेज भी दिया जाए, सूट निकाल दिया जाए उसका थोड़ी देर के लिए, मेरे कहने का मतलब, अरे बाबा आप अपना थोड़ा सा हाथ निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, सूट मत निकालो नहीं हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या है कि इस लेयर में आपको मॉलिक्यूल्स जो है ये बहुत रेयर है, तो जो एनर्जी आएगी अगर कहीं से, तो वो एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स के पास होगी ना,
या रिसीव भी करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स करेंगे ना। तो ये क्योंकि अब जब लाइट आ रहा है या हीट आ रहा है तो ये मॉलिक्यूल जब इसको आपको एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो ये तो एक्साइट हो जा रहे हैं या इनका लेयर आपका इनका लेवल बढ़ जा रहा है। लेकिन क्योंकि एटमॉस्फेयर यहाँ पे इतना रेयर है कि इनकी प्रेजेंस कम है। जैसे आप हवा को गर्म करो, ठीक है, एक बैलून में काफी गर्म हवा लेकर आओ और रूम में छोड़ दो, तो बैलून को खोल दो, एक ठंडा रूम करके रखो, आप खोल दो, तो थोड़ी देर तक उन मॉलिक्यूल्स का जो है आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उनको उसको कम होने में टाइम लगेगा, मॉलिक्यूल्स में तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, बट क्या आपको फील होगा कि नहीं टेम्परेचर बढ़ा था, मैंने छोटा सा बैलून लेके लाके छोड़ दिया, नहीं फील होगा। रीजन क्या है कि उनकी डेंसिटी, उनका नंबर जो था वो बहुत कम था वहां पे। सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, इन मॉलिक्यूल्स का बीच का जो डिफरेंस है ना ये बहुत ज्यादा है, यहाँ इनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो रादर देन ये अपने लेवल पे इनका टेम्परेचर हाई है, ये एक्साइट भी हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि इनकी डेंसिटी इतनी कम है कि इसका इंपैक्ट आपको फील नहीं हो, बोथ आर डिफरेंट थिंग। बात समझ में आई? यही कहानी इनमें भी चलती है, यहाँ पे भी इनके एटमोस्फेयर में भी, इनका भी एटमोस्फेयर रेडिफाइड, अगर बहुत ज्यादा डेंस होता तो फिर वो कोलैप्स करता, बट वो कहानी नहीं होती, इनमें वेट बहुत ज्यादा। बाकी इसमें और भी कारण आते हैं, बट एक कारण आता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है क्या, मेढक को पानी डाल दिया जाए, मेढक को पानी डाल दिया जाए, कुछ स्टोरी बता रहा है और उसको जला पानी को गर्म किया जाए, तो कितना देर मतलब उसको मतलब पता नहीं चलता है ज्यादा, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब धीरे धीरे जो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं वो हम नहीं समझते। हाँ जी, एडॉप्शन की बात एक लेवल तक करेगा, एक लेवल तक ऑब्वियसली, एक लेवल तक ऑब्वियसली हम ही नहीं करते क्या, हम लोग तो महसूस कर लेते हैं, हल्का भी लगता है, नहीं बहुत धीरे धीरे गर्म होता आप नहीं फील करोगे, वही हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी ये चीज होती है। आप धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आप मान लो 34 से 36 होता है आपको पता चल जाता है, बट 34 से 34.5 होगा तो आप नहीं फील करोगे, ठीक है। 34 से 34, या पानी नहीं, आप अपने हाथ को एक काम करना, गर्म पानी खौलाने के लिए रखना, अपना हाथ डालना, ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ देर आपको पता नहीं चलेगा टेम्परेचर बढ़ रहा है या बढ़ भी रहा होगा, तो आप ज्यादा देर तक झेल लेते हो उसको, बात समझ में आती है। तो आप शुरू से अगर पानी में हाथ डाल के रखे हो तो आप जिस टेम्परेचर तक झेलोगे, अगर डायरेक्ट गर्म पानी में डाला जाए तो आप उतना नहीं झेल पाओगे। अरे तो हाँ, तो मेढक है ना भाई, वो मेढक है ना, कहानी में ही है कि आप धीरे-धीरे पानी गर्म करोगे, इतना कम धीरे को एडॉप्ट करते हैं। हाँ एडप्ट हो जाता है, उसका पता चलता है कि अगर तो नहीं एक लिमिट के बाद वो निकल जाता है, एक लिमिट के बाद वो नहीं होता, ऑब्वियस नहीं ऑब्वियस, हाँ नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो। अब देखो कई बार ना क्या किए गए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह वो जो किए जाते हैं वो आपको जानवरों पे किए जाते हैं, उसको इंसानों पे लागू कर दिया जाता है, हाँ जी, डाइसेक्शन कर दिया जाता है, वो कहानी है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे एक काफी फेमस एक्सपेरिमेंट है पैवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पैवलोव ने क्या करा, पैवलोव ने कहा कि भाई, और ये पढ़ाया जाता है, इवन यूपीएससी वाले सिलेबस में है वो, उसने ये कहा कि जैसे जो कुत्ता है तो कुत्तों को सैलिवेशन होता है, जैसे उनको खाने के भूख लगती है तो वो सैलिवेशन करते हैं। तो उसने कहा कि ऐसा है कि अगर मान लो कि जैसे भी मैं फूड लेके आता हूँ कुत्ते के सामने तो कुत्ता सैलिवेट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको लार चूना, ठीक है, लार निकलना, तो वो लार जो है उसका फॉर्मेशन होता है। उसने कहा कि 2 बार 4 बार 10 बार ये प्रोसेस किया। उसके बाद उसने क्या करा कि खाना लाने से पहले वो घंटी बजाता था, पहले घंटी बजाता था, फिर खाना लाता था और कुत्ते का जो है वो सैलिवेशन होता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो आदत लग गई। आदत लगने के बाद उसने कहा कि अब इवन अगर मैं केवल घंटी बजा देता हूं तो उसको सैलिवेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो मेमोरी काम कर रही है उसकी। अब इसको उसने एथिक्स में डाल दिया, मतलब साइकोलॉजी में डाल दिया कि ह्यूमन भी ऐसे ही काम करता आपको अभी ऐसा काम लगे, है, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन में भी होता है। तो कई बार ये एक्सपेरिमेंट जो है ऐसे ऐसे चलती हैं, तो है बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप देखेंगे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following scales of temperature does not have a negative value? केल्विन ही है, वहां पे जाके आपका खत्म हो जाता है। पंखे से मतलब है कि आवाज नहीं होती, तो बोलो बड़ा कर देते हैं, मेरे पास है मशीन, तो ऐसे बोलो, लेकिन इसका पावर लग रहा है नहीं काम कर रहा है क्या? आवाज थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। नहीं पंखा में होता है, पंखा में होगा।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका केल्विन स्केल जो है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, और जहां तक पहुंचेगा आप लेके चलो। केल्विन केल्विन स्केल की बात बोल रहा हूँ, केल्विन तो 0 से शुरू होगा ना, बाकी तो आप सेल्सियस में कन्वर्ट करो, उसको लेके चेंज करो। तो यहाँ पे डज नॉट हैव ए नेगेटिव वैल्यू, वो केल्विन की चलेगी, 0 से ऊपर चलेगी। सेल्सियस चेंज माइनस में जाएगा, -273 तक जाएगा, फॉरेनहाइट भी जाता है। और ये जो र्यूमर स्केल है, र्यूमर ये अब नहीं होता है, ठीक है, ये पहले होता था। ये जो है इसका जो स्केल था ना र्यूमर का, चलो बात ही कर लो, अगर इसका जो स्केल की बात करोगे तो ये 0 से शुरू होकर 80 तक, नहीं 0 से शुरू नहीं होता था। ये इसका एक ही लाइन मुझे याद है कि र्यूमर में जो है वाटर फ्रीज करता था 0 पे, और वाटर बॉयल करता था 80 डिग्री पे, ठीक है, 80 र्यूमर या 80 डिग्री र्यूमर पे। तो आप लिख सकते हो 0.8 सी के बराबर है, और क्या, ठीक है, र्यूमर स्केल जो है वो 0.8 सी के बराबर इसकी स्केलिंग आएगी। तो जो 100 डिग्री पे जो काम इसके लिए होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो 80 र्यूमर पे हो जाएगा। पुराना स्केल है, अब कहानी नहीं आती। कहानी बताई जहां पे पूरी तरीके से इनका मोशन क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, दैट्स द आइडिया। सो ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल कम टू स्टेट आपका, ठीक है, बिल्कुल उनके अंदर कोई मूवमेंट, कोई मोशन नहीं होगा। सो दैट इज द थिंग। चलो एक मैथ्स कर लो, 2 हैं। So measure temperature in Fahrenheit 200 degree Celsius, 200 degree Fahrenheit. What will be its value in Celsius? So 168 into 5 by 9. 8, 5, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना आया? अच्छा, मैंने कैसे उल्टा सीधा कैलकुलेट कर लिया क्या? हाँ, तो फॉरेनहाइट स्केल से माइनस कर लो, हाँ वही आएगा कुछ आसपास। तो आपका F माइनस 32, तो यहाँ पे 5/9, मैंने इसको उल्टा ले लिया था। हाँ ठीक, तो आप कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे भी 50 डिग्री इन फॉरेनहाइट कर लो, 90 एंड 32 122, ठीक है। तो इजी सवाल, इससे ज्यादा वो पूछता नहीं। चलो इसके बाद छोटा नहीं है ना, कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मर्करी। अच्छा, मुझे लगा अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू वाटर। टू मर्करी एज अ थर्मोमीटर लिक्विड। तो मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आपको मतलब अल्कोहल से पहले फ्रीज कर जाएगा जब आप ठंडा करोगे तो इसलिए दिक्कत होती है। तो देयरफॉर दे यूज दिस अल्कोहल थिंग। तो इसीलिए आप रशिया वगैरह में वो वोडका ज्यादा प्रेफर करते हैं पानी की जगह। वो जो है उनकी वोडका से सुबह होती है। इसलिए देखो कई बार चीजें ना, हमारे यहाँ शराब जो है वो खराब मानी जाती है, उनके यहाँ शराब नेसेसिटी है, ठीक है, बॉडी को वार्म रखने के लिए देती है। हाँ जी, नहीं हमारे यहाँ भी सोमरस था ना। वो जड़ी बूटी था, बट हाँ मतलब हमारे यहाँ भी वो, देखो हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है। हम ये कहते कि हमारे यहाँ नहीं बनता था तो गलत बात है, ठीक है। हमारे यहाँ भी नशा जो है वो था, लोग करते थे। आज भी ट्राइबल एरिया में चले जाओगे तो वहां पे भी वो ट्रेडिशनल ऐसे ऐसे टेक्निक से बनाते हैं। किसी ने हाँ हाँ मांगी है, मदिरा 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 का भी आपको ऑब्वियसली है, वो है पुराना, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पास है। देखो इंसान कहीं भी रहा है ना,
तो वो अपने दिमाग को इधर उधर करने के रास्ते खोजता रहा है, तो मिलेगा आपको। झारखंड वगैरह में बनाते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, एक बार यूपीएससी ने पूछा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन निकाल देते हैं वो। ठीक है, किसी ने उसने लोकल ड्रिंक का नाम पूछा, भाई ये किसको पता हुआ, कौन बैठ के लोकल ड्रिंक्स के नाम याद कर रहा है। अरे पिया भी होगा तो जरूरी थोड़ी ना है कि उसको उसका एक्चुअल नाम उनको याद है। फ्रूटी, बोल रहा है अभी बिहार में। अच्छा वो टेट्रा पैक वाला जो बेच रहे हैं, अच्छा उसको फ्रूटी बोल रहे हैं। ऑनलाइन ठीक है चलो। मेनिस्कस राइज इन ग्लास थर्मोमीटर इज ड्यू टू द चेंज इन, बताओ, डेंसिटी, मास, हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। सो मेनिस्कस का मतलब क्या कि जो आपका ये जो लेयर बन रहा था, ठीक है, इसी को मेनिस्कस कहते हैं। तो उसका राइज होने का कारण, सॉरी, हाँ ठीक है, ये जो लेयर आपका, जैसे आप थर्मोमीटर देख रहे हो, तो थर्मोमीटर में ऐसे ट्यूब होता है, उस ट्यूब में लेयर उसका बढ़ता है, तो उसी को मेनिस्कस राइज कहा जाता है। ठीक है, तो वो कारण क्या होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन डेंसिटी, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो चेंज किस में आएगा, चेंज आएगा डेंसिटी में, ना कि मास में। ठीक है, तो मास में चेंज नहीं आएगा, हीट कैपेसिटी भी उसमें नहीं बदलेगी, ना ही थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। चलो, कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री एट, ओके। कैलोरी का सिंपल सा मतलब क्या है कि 1 ग्राम वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगा, दैट इज नोन एज 1 कैलोरी, बट वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है। कितने पे है? ठीक है, तो 14.5 से 15.5 एक्चुअल में, तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से ऑप्शन कोई नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है उसने मीडियन वैल्यू ले लिया, अप्रॉक्स वैल्यू होगा तो ठीक ही है। ठीक है, बट आपका क्योंकि दोनों साइड नहीं दिए गए हैं, तो आप 15 ले सकते हो बीच में, कि उस हिसाब से 15 से करेक्ट है, अलग अलग हो जाएगा फिर। वाटर के लिए स्पेसिफिक कैलोरी जब कैलकुलेट करी जाती है, तो दिस इज ठीक है। हाँ जी, अब डिपेंड करेगा कहाँ का रूम है, इसीलिए तो बोला कई टर्म्स का बहुत एक जनरल ये नहीं है। चलो, if heat is supplied to a metal, what happens to its temperature? टेम्परेचर, हाँ, लैटेंट हीट का नाम सुना है? लैटेंट हीट में टेम्परेचर बढ़ता है। अरे बाबा सुनो, हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नहीं, ये तो इसने कहा नहीं है कि कहां तक, नहीं, तो ऑब्वियसली जब आप हीट सप्लाई करोगे तो सॉलिड को सप्लाई कर रहे हो, तो सॉलिड को सप्लाई करके आपने पहुंचा दिया इसको, लेट सपोज 1000 डिग्री सेल्सियस, आई एम जस्ट एग्जांपल। इसके बाद अब इसका फेज चेंज होगा, फेज चेंज करने के लिए आपको फर्दर हीट देना पड़ेगा, तभी तो इसका फेज चेंज होगा। ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा, तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा, इसका फेज चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा क्या इसका? तो वो लेटेंट हीट यही तो है ना आपका लेटेंट हीट ऑफ, जिसको आप मेल्टिंग कहोगे, तो मेल्ट होने में गया। तो इसीलिए यहाँ पे हीट जब सप्लाई करोगे तो इट कैन इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी हो सकता है केस, जो लेटेंट हीट वाला केस है वो कांस्टेंट का केस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दोनों कहानी हो सकती है। ऑप्शन में नहीं होता तो फिर तो हम इंक्रीज के साथ ही लेके जाए, ऑप्शन में क्योंकि आपका गिवन है कि इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, वो इसीलिए उसने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है,
या और भी कंडीशंस होते हैं जब आपका उस स्टेट में पहुंचा दो मेटल को इतना हीट करके कि वो रेडिएशन वापस से देना स्टार्ट कर दे। आप उसको फर्दर टेम्परेचर दोगे, जैसे हीटिंग का मेथड थोड़ा अलग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उसको हीट करोगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट री रेडिएटिंग बैक। वो कहानी, हाँ वही कहानी, ठीक है। तो वो कहानी आपको पहुंच जाएगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि ऑप्शंस और भी हैं आपको, दैट्स व्हाट माय पर्पस है। तो अलग अलग है वो। अलग हो जाएगा। कंडक्टर होता है वो, ना कि इंसुलेटर, ठीक है। तो इसको, इन सबको इजी क्वेश्चंस बोलते हैं। दूसरा दूसरा सही होगा, सही स्टेटमेंट है, सही पूछा सही देता है, फैक्ट देता है। 35 से 35 से 35 होता है। 35 से होता है, ना कि 32 से, ठीक है। 35 से 42 होता है वो, ठीक है। सो जनरली आई एग्री, मैं भी होता अगर मुझे नहीं पता होता तो आई विल गो विद सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? टेम्परेचर बढ़ता है तो ह्यूमिडिटी को होल्ड करने का, यानी मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी एयर में क्या होती है, सवाल ये है आपका। सो ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी जो हम मेजर करते हैं, तो ह्यूमिडिटी में जैसे जैसे एयर का टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ते जाती है, ठीक है। इसी कारण से, जैसे अगर थोड़ा बहुत चलो ज्योग्राफी में आपने, हाँ, 3 ह्यूमिडिटी की चर्चा करी थी, जिसमें मेजर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, जो हमारी चर्चा है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी में अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो ये क्या था, दिस इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। पूरा का पूरा जो आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो इसी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसी फैक्टर पे इसलिए डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप, जैसे एयर वार्म होता है, तो एयर जब ऊपर की ओर उठता है, हवा जब नहीं ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है, उस एयर पैकेट का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। और क्योंकि एयर पैकेट का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है तो उसके वजह से उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। और मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है तो इसी वजह से वाटर को वो फर्दर होल्ड नहीं कर सकता, और वाटर को फर्दर होल्ड नहीं कर सकता तो उसको प्रेसिपिटेट करना पड़ता है या कंडेंसेशन का प्रोसेस चलता है। तो ये कहानी चलती है। इसी तरीके से हवा जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो वो वार्म होती है, ठीक है, वो एडियाबेटिकली वार्मिंग उसकी होती है, तो एयर सिंक करती है। अब सिंक करती है, वार्म हो रही है, वार्म हो रही है तो उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, उस कंडीशन में रेनफॉल का कोई चांस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कहानी सिंपली हमेशा याद रखना, कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओगे एयर का, उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसीलिए इवन दो कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है, तो आपको आपको जो है, आप जैसे अभी मान लो जो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर में आपको एक चिपचिपाहट फील हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, वो चिपचिपाहट आपको थोड़ा कम फील होना स्टार्ट हो जाएगा। टेम्परेचर सुबह में या शाम में, शाम वाले टाइम में देखना आपको चिपचिपाहट ज्यादा फील होती है। अभी के टाइम में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो थोड़ा कम हो जाता है। हाँ जी, इवापोरेशन रेट का भी असर हो जाएगा, ऑब्वियसली इसका भी असर है, ठीक है। तो ये कहानी आप हमेशा ध्यान रखना।
सो ग्लास रॉड को, हाँ जी, सो सिंपल सी कहानी है, यहाँ पे ग्लास रॉड को जैसे ही आप स्टीम में डालते हो उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी विड्थ भी बढ़ती है, विड्थ कम बढ़ती है कंपेयर टू लेंथ, क्योंकि वो लेंथ के फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीटिंग, क्या होगा? डेंसिटी घटेगी ना, बाकी तो ऑकर्स ओनली इन सॉलिड, ऐसा कुछ है नहीं। अभी हमने बात करी कि मरकरी भी फैलता है। ठीक है, दूसरा इंक्रीज द वेट ऑफ मटेरियल, यहाँ से वेट मास कहाँ से क्रिएट होगा, वैसा कोई आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अकर्स एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, ऑब्वियसली नहीं होगा। मेटल्स को अलग तरीके से दोगे, वाटर को अलग तरीके से दोगे, तो अलग अलग उनका आपकी कैपेसिटी है। तो आपका बचता है डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सिंपली वही मास से वही एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होगा तो आपका डेंसिटी जो है, वॉल्यूम बढ़ेगा, मास सेम है तो डेंसिटी की। नंबर 3, सो झील जम जाता है और जमने के बाद भी जो है नीचे मछलियां जिंदा रहती है। हाँ जी, ऊपर से हमेशा, हाँ। सो सिंपल सी कहानी यहाँ पे यही है कि आइस जो है आपका, दो चीजें होंगी हमेशा, कि अगर कहीं पे जम भी रहा है, लेक जम भी रहा है, तो नीचे का पानी उस जमे हुए पानी से थोड़ा सा वार्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आइस ऑब्वियसली आपका इंसुलेटर का काम कर रहा है, क्योंकि जो जमने की प्रक्रिया है वो 2-3 वजहों से हो रही है। एक जो मेजर फैक्टर वो है कि एटमॉस्फेयर आपका ठंडा है, तो वहां से हीट रिलीज हो रहा है, लेकिन आपका आइस जो है वो इंसुलेटर लेयर की तरह काम करती है, दो लेयर्स के बीच में। इट इज नॉट लेटिंग द हीट टू पास इट, तो जो भी एक्यूमुलेटेड हीट है वो बाहर नहीं जा रहा है नीचे से। हाँ ऑब्वियसली, तो व्हाइट इस कारण से भी तो लिक्विड नहीं ढकते, हाँ। मैं ही जो परत बना दिया तो अर्थ का हीट रेडिएशन ऐसे नॉर्मली सरफेस पे आपका हीट रेडिएट नहीं करती। हाँ, कुछ प्रोसेसेज होते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होता है। ठीक है, कुछ प्रोसेसेज में जो आपको ऑर्गेनिज्म से कुछ प्रोसेसेज हैं, वहां पे जब हीट रिलीज होता है वो भी उसमें ट्रैप रहता है, वो आपको बाहर नहीं निकल पाता है। ऑब्वियसली वो फैक्टर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप जाओगे कि वाटर है द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो मैक्सिमम सी बात है, जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा तो कुछ पानी नीचे की ओर जाएगा, जो बर्फ बना वो उससे हल्का है वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये कहानी आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है आपको ऑप्शन। ठीक है, तो सरफेस ऑफ लेक इज फ्रोजन इन सिवियन इंटर बट द वाटर इज बॉटम इज स्टिल लिक्विड, तो अगेन द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, यही कारण है जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे, थर्मोहालाइन सर्कुलेशन वाली कहानी, तो वहां पे भी यही कहानी चलती है कि जो आपका वाटर है पोलर एरियाज में क्या करता है, वो सिंक कर रहा है नीचे की ओर, और वही कारण बनता है कि आपको जो नीचे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आपको ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जो है वो जो सिंकिंग वाटर है वो करता है। अब वो डाउनवेलिंग हो गया, अपरिंग डाउनवेलिंग जोन, अच्छा दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो डाउनवेलिंग जोन है और अपवेलिंग जोन में तो उसका उस करंट का यही रोल होता है कि जब वो डाउनवेलिंग में जाता है तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है नीचे ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जब वो अपवेलिंग करेगा तो उस केस में वो क्या करेगा कि नीचे से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ऊपर लेकर के आता है। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा जो आपका अपवेलिंग जोन होगा वहां पे मैरीन ऑर्गेनिजम्स ज्यादा मिलेंगे, फिशिंग जोन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको -4 डिग्री सेल्सियस पे करना है, सॉरी +4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको आप केल्विन में चेंज कर लो। ठीक है, मतलब माइनस कर लो उसको, वो नंबर आपको दिख जाएगा। अरे बाबा, 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस से आप कन्वर्ट कर लो वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, चलो, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, तो हाईएस्ट बनता है
अरे बाबा उस दिन भी आपको बताया था ना। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ बनेगा, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज करेगा, क्योंकि -4 पे उसको कितना होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। डेंसिटी का बनाओगे वही, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट मत लगा देना, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। कई नजरिए से देखना पड़ता है मुझे, लगे सर वहां पे क्या हो रहा है, जीरो ब्रेक हो जा रहा है क्या। ठीक है, तो ये ग्राफ बहुत कॉमन है, ठीक है, सिंपली ऐसे ही। इसके अलावा कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर क्या होता है, हीट को मेजर करने के लिए, कैलोरी को कि आप कितना हीट दे रहे हो। तो आप किसी डिवाइस को, जैसे किसी का भी आपको निकालना है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है किसी मटेरियल की, तो आप हीट उसको सप्लाई करोगे और सप्लाई करने के बाद यू विल मेजर कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कब बढ़ा। तो उस जो डिवाइस में आप उसको करते हो दैट इज नोन एज द कैलोरीमीटर। अब ये किसका बना होता है, तो बने होने को जनरली, हाँ जी, जनरली कॉपर का, सिल्वर महंगा है ना, ठीक है। तो हाँ जी, देखो इसका इसका कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये जो बना होता है कॉपर का बना होता है। और इसका बनाने को ऑब्वियसली हम स्टेनलेस स्टील का भी बनाएंगे और सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिल्वर गोल्ड इनका भी हो ही सकता है, और किसी को शौक है तो वो, पीने वाले तो पानी भी पीते हैं। किसका क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग है मतलब मेटल है और स्टील बहुत सारी चीजें, क्रोमियम से बना है स्टील, आयरन, सो एक मेटल है, एक सॉरी मेटल नहीं, एक जो है आपका एलिमेंट है, दूसरा एलॉय है। यानी कि प्लेटिनम में केवल प्लेटिनम के मॉलिक्यूल आपको एटम्स हैं। स्टील की बात करोगे तो स्टील इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन, और उसके बाद उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग क्वांटिटी में उसमें कार्बन डाला गया जाता है, क्रोमियम डाला जाता है। हाँ, तो उनको डाल करके तो कुछ इम्प्योरिटीज के साथ डोप करके उनको बनाया जाता है, तो वो आपका स्टील हो गया, ठीक है। हाँ जी, जंग रोधी रहता है, स्टेनलेस स्टील की कहानी जो है आपको यही है कि जंग रोधी होगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे प्लेटिनम जो है, प्लेटिनम बहुत रेयरली मिलता है, तो महंगा भी है आपको, ठीक है। प्लेटिनम इज ऑल्सो नोन एज द व्हाइट गोल्ड के तौर पे उसको जाना जाता है, ठीक है। हाँ जी, गोल्ड से ना, गोल्ड से ना, गोल्ड से तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब देखो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं, ऑब्वियसली 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 आई अग्री। इसका 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 अब जो देखो एक कॉमन चीज हो जाती है, जैसे हिस्ट्री में देखोगे कि ये कालिदास को कहा जाता है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, थे। समुद्रगुप्त को कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया। तो इसका लॉजिक खोजने जाएंगे हम तो शायद मुश्किल हो जाए, तो बाद में ठीक करना चाहिए था ना, बाद में ठीक करना चाहिए था, नहीं। हाँ, वो कहानी चलती। तो गोल्ड जनरली यूज होता है बहुत ज्यादा, ये रहता है, तो उसके रेफरेंस में अब व्हाइट, मान लो गोल्ड को कहा व्हाइट येलो प्लेटिनम, आधे लोगों को पता ही नहीं कि प्लेटिनम क्या है, ठीक है। और खैर वो देखो क्रिकेट की बात हो जाएगी, फिर वहां पे दूसरी बात हो जाएगी, ठीक है। सचिन और दोनों के टेक्निक्स और ये अलग अलग हो जाएगा ना, आप किसको बेस्ट कह रहे हैं, क्रिकेट में नहीं जाएगा हम लोग। क्रिकेट जो है भारत का सबसे इमोशनल टॉपिक हो जाता है, खास करके आईपीएल का सीजन आ जाए, वर्ल्ड कप का टाइम आ जाए, तो उस समय जितना इनसे दूर रहो। हाँ जी, अरे अपना टीम कुछ नहीं होता, क्रिकेट का ये करो, बाकी तो
चीज है ना कि हर किसी को कुछ पसंद लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। अब इंटरेस्ट, अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे चाय पसंद है, तुम भी चाय पियो, तुम बोलोगे नहीं मुझे दूध पीना है, तो इसका कोई झगड़े का कोई अंत नहीं हो पाता है। ठीक है, तुम उसके फायदे गिनवा दोगे दूध के, कि देखो दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, MS धोनी को देख लो, मैं चाय के फायदे गिनवा दूंगा। ठीक है, बट वो दोनों ऐसा थोड़ी है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं। अब मान लो कोई MS धोनी को पसंद करने वाला है, कोई विराट कोहली को पसंद करने वाला है, कोई रोहित शर्मा को पसंद, तो जरूरी थोड़ी है कि भाई मुझे विराट कोहली को पसंद करा तो मुझे रोहित शर्मा को हेट करना पड़ेगा, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही हो जाता है कि भाई उनके बीच का कोई इश्यू नहीं, आपस में जो है वो देखोगे कि तुम चलो। हाँ जी, अरे वही चलता है। मतलब हम लोग भी कई बार, मैं भी परेशान होता भाई क्या बोलना ही नहीं, इस कंडीशन में चुप रहो चुपचाप। कई बार चुपचाप रहना में ज्यादा भलाई हो जाती है। चलो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 केल्विन, सिंपली इसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट। अच्छा, जो यहाँ पे थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है? क्या कितने से? कोई भी थर्मल कैपेसिटी जितना देर तक बर्दाश्त कर सके, आपका फॉर्म ना चेंज करे। देखो, स्पेसिफिक हीट की जब बात आती है, स्पेसिफिक हीट इज स्पेसिफिक कि 1 ग्राम मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना होगा। थर्मल कैपेसिटी पूरे बॉडी की होती है, वहां पे 1 ग्राम पर यूनिट वहां पे यूनिट हटा दिया जाता है, वेट का यूनिट हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना लगेगा, दैट इज नोन एज थर्मल कैपेसिटी। तीसरा है वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या है? नहीं, वो ट्रिपल पॉइंट। वाटर इक्विवेलेंट होता है ना कि इतना लिमिट है उसका, एक लिमिट की इतना, के बाद वो अपना फॉर्म चेंज करे। नहीं वैसा वाटर का जैसे 100 में हो जाता है कि मतलब बोलते हैं ना कुछ 100 डिग्री सेल्सियस को वाटर के लिए कोई टर्म स्पेसिफिक होगा, अब आएगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद करना मुझे कई बार मुश्किल हो जाता है। आयरन का गलना, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट, इवापोरेशन पॉइंट तो सबका अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग चलेगा। वाटर इक्विवेलेंट ये टर्म जो है, ये सिंपली ऐसे समझो कि ये कोई मटेरियल है, 1 kg है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए मुझे कितना हीट की जरूरत पड़ेगी। उस हीट से मैं जब पानी को गर्म करूं तो उस पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस ही बने, उसके लिए कितने पानी की जरूरत होगी। बात समझ में आ रही है? वाटर इक्विवेलेंट यानी कि अगर यहाँ पे 1 kg मास मैंने कुछ लिया, कोई भी 1 kg का एलिमेंट लिया या कुछ भी लिया, 1 kg का एलिमेंट ए लिया, इसके टेम्परेचर टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस मुझे जो हीट देना पड़ेगा, लेट सपोज दैट हीट इज x, कुछ अमाउंट ऑफ x हीट अमाउंट मैंने इसको दिया। अगर वही कहानी में करता कि ये x हीट मैं ट्रांसफर करता वाटर को, और ऐसे करता कि इसका टेम्परेचर केवल और केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़े, तो यहां पे मुझे वाटर के अमाउंट को चेंज करना पड़ेगा। अगर वाटर कम होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाएगा, वाटर ज्यादा होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस से कम बढ़ेगा। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मुझे रखना पड़ेगा। दैट यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है इसका कि कितना वाटर, यानी 1 kg मटेरियल है तो वाटर कितना kg चाहिए होगा, दैट इज नोन एज द वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाटर इक्विवेलेंट आपको कैलकुलेट किया जाएगा। चलो, the temperature point at which solid, liquid and gaseous states may stay together, अभी बात करी हमने, that is known as the triple point। हर मटेरियल का ये आपका अपना पॉइंट अपना अपने तरीके से होगा। वाटर कितना होता है ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि बाकी का तो पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, बाकी सारे मटेरियल्स का अलग अलग तरीके से चलेगा। वाटर का 0.1 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, ट्रिपल पॉइंट नहीं, हर मटेरियल को
उस टेम्परेचर पे, ठीक है। हर मटेरियल का ट्रिपल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। कुछ मात्रा ट्रिपल पॉइंट में होने का मतलब क्या कि जब आपको हमेशा कम टेम्परेचर पे मिलेगा। सॉलिड है, कुछ पार्टिकल्स में अभी भी मोशन ज्यादा है तो लिक्विड में, कुछ में बहुत ज्यादा तो गैसियस में। तो जब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की बात करें तो मैक्सिमम चीज आपको आइस के फॉर्म में है, थोड़ा बहुत बहुत कुछ पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड फॉर्म में, और उससे भी कुछ माइन्यूट जो है वो गैसियस में। हाँ जी, कपूर का वो तो सब्लिमेशन का प्रोसेस होगा, लिक्विड फॉर्म बनता है उसका, कपूर का भी बनता है, बट वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है बहुत देर तक। वो डायरेक्टली कैसे आप कपूर को जलाओगे ना तो देखोगे वो वहां पे थोड़ा बहुत वो लिक्विफाई होता है, बट वो होल्ड नहीं कर पाता है, वो बहुत जल्दी वो चेंज हो जाता है उसका। हाँ जी, हाँ वो बनने के प्रोसेस में ही चल जाता है, ठीक है। हाँ उसमें भी आप कह सकते हो कि वहां पे भी ट्रिपल पॉइंट उससे एग्जिस्ट करेगा ही जब आप बर्न कर रहे हो। हैंड बर्न्स मोर बाय स्टीम, तो ये कि भाई रोटी बना रहे हो तो तवे से जितना आपका हाथ नहीं जलेगा या रोटी से नहीं जलेगा उतना रोटी फूटने से जलेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कारण यही है कि उसमें क्या है, हाँ तो ये हाथ जो है ये बराबर, और मैं तो बराबर जलाते रहता हूँ ऐसे, मेरी आदत हो गई मुझे। जैसे है कि मैं सुबह सुबह में मुझे गर्म पानी पीना, मुझे पता ही नहीं होता कितना गर्म हुआ है, तो थोड़ा सा तो कई बार मुझे लग जाता है झटका, ठीक है। इलेक्ट्रिक केटल रखा था उसमें मुझे करंट लग गया एक दो बार, मैं बोला इलेक्ट्रिक केटल से यही ठीक है, करंट वाले से अच्छा है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, लैटेंट हीट जो है या लैटेंट हीट हमेशा फेज चेंज करने में काम आता है। वहां पे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, कोई भी बॉडी लैटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होगा, केवल और केवल उसका स्टेज चेंज होगा या फेज चेंज होगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन, ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर, द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्या ऑप्शन बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी है, सब ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी चार ऑप्शन गिवन है आपको। हाँ सी, और चलो मैं एलिमिनेशन लगा दूं क्या? आगे आगे हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जैसे ही आप सॉल्ट लगाओगे तो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यानी अब वो 100 डिग्री पे बॉयल ही करेगा, यू नीड टू हीट मोर, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो सॉल्ट पार्टिकल्स भी दे विल एब्जॉर्ब इट, ठीक है। दूसरे केस में कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल डिक्रीज रेस्पेक्टिवली, फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे चला जाएगा, यानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता था, नाउ इट विल फ्रीज और नीचे उसको जाना पड़ेगा, उसको -4 -5 पे जाना पड़ेगा। इसीलिए जो आपके पोलर वाटर्स हैं टेम्परेचर बहुत नीचे जाता है उसके बाद ही वो ये करना स्टार्ट करते हैं, फिर वो सॉल्ट को बाहर करेंगे एंड देन दे विल फ्रीज। तो हमेशा वाटर जैसे ही मिलाओगे, क्या नमक, हाँ 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 हाँ, मुझे लगा आइसक्रीम में नमक डाल के बना रहे हो क्या, ऐसा कौन सा आइसक्रीम बना है, ठीक है। तो हमेशा अरे वो रखते हैं उसमें आपको दिख जाएगा, आप नमक मिलाओगे पानी में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा यानी 100 प्लस जाना पड़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा यानी और -4 -5 पे जाओगे तब जाके वो फ्रीज करेगा, ठीक है। ये सिंपल सी टेक्निक है। सो ये सही लग रहा है। बताओ बताओ,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, टेम्परेचर लो होता है। आ गए। हाँ, ऑप्शन बताओ, ऑप्शन कौन सा होगा? ये सर ये बताओ। सॉल्ट तो ऐसे भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके कहने का जो कारण है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, जैसे ही आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाए, प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर पे ही वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। हाँ, तो कम टेम्परेचर पे मान लो 70-80 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर टेम्परेचर आपका वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो गया तो आपका खाना पक नहीं पाएगा। तो आप क्या करोगे, उसमें एक मुट्ठी सॉल्ट डाल दो। अब सॉल्ट जैसे ही डाला तो अब क्या होगा, वाटर अब 80 पे इवापोरेट नहीं करेगा। अब ये फिर से इसका बढ़ने का टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही सॉल्ट मिलाया तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी हमने बात करी तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर यहाँ पे भी, तो ऑल्दो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसको बॉयल हो जाना चाहिए 30 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सॉल्ट मिलाने की वजह से इसका रेंज क्या हो गया, ऊपर बढ़ गया। ये कहानी। दूसरा, टेम्परेचर इज लो इन हायर प्लेसेस, दिस इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द कारण ना कि जिसकी वजह से आप सॉल्ट मिला रहे हैं। बात मुझे समझ में आ रही है? तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, बट उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं आ रहा है। बात समझ में आई? तो ये आपका यहाँ पे अगर इसको ये लिखता ना कि प्रेशर इज लो, टेम्परेचर उसने प्रेशर मेंशन कर दिया होता, फिर आपका जो है रीजनिंग एंड असर्शन दोनों एक दूसरे को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए चला जाता उस कंडीशन। ठीक है, अभी बात करी हमने। सो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है आसानी से एस्केप कर सकते हैं, एस्केप करते हैं, और यही कहानी आपको होती है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज लेस। क्वेश्चन नंबर 7, ये चर्चा हमने करी थी लास्ट में, नहीं? वाटर का एक्सपेंशन होता है, वाटर, हाँ, तो पानी में पूरा भर के डालो तो फट जाता है बोतल का कंडीशन, फटता तो नहीं है, ये कोई हो जाता है थोड़ा। तो वो यही होता है, वाटर एक्सपेंड्स अपॉन फ्रीजिंग। ठीक है, तो इतना रहने देते हैं, इसके आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड से देखेंगे, अगले क्लास में कल ही है, तो फिर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लियर है?